हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई टीएस में। दोस्तों, आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट लगभग अपना जो कोर्स कंप्लीट होने वाला है वो लगभग अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ एक क्लासेज जो अपनी है जो बाकी चल रही है उनको भी अपन जल्द ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको रोज़ रेगुलर कंटिन्यू जो क्लासेज मिल रही है उनका आप पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा लुत्फ़ उठाइए, पूरा फ़ायदा उठाइए और हर एक क्लास को बहुत ध्यान से गौर से देखिए। आपको हर क्लास बिल्कुल शेड्यूल्ड तरीके से कंटिन्यू, बीच में कोई टॉपिक छूट नहीं रहा है। आपका जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उससे आप टैली कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक सिलेबस से अलावा अगर कोई बाकी रह रहा है अब तक, तो वो आप मेरे को कमेंट्स करके बताते रहें और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते रहेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते अपना जो सिलेबस है वो जो रीड से संबंधित जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है वो अपन बहुत जल्द ही पूरा करेंगे। और इसी से आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करें और आपके लिए बहुत शानदार तरीके से, आपके लिए और भी ज़बरदस्त तरीके से क्लासेस का आयोजन करवाए और अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षण की व्यवस्थाएं आपके लिए करवाई जाए। इसी आशा के साथ मैं आपसे फिर से भी निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा ताकि आपको डेली रोज़ जो अपनी क्लासेज हो रही है उनकी क्लासेज के वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगी। आपके लिए बहुत से टॉपिक हैं जो आपके मनोविज्ञान से संबंधित है, या जो आपके अभी तो जो अपना सिलेबस चल रहा है वो रीड से संबंधित चल रहा है। जल्द ही हम नया किसी विषय का सिलेबस या नया किसी विषय का टॉपिक लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए जो 2 क्लासेज आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है उन क्लासों का बहुत ही भरपूर तरीके से, शानदार तरीके से आनंद लीजिए। अब होगा रीड पर वार। याद रखिए बच्चों, रीट पर खतरनाक तरीके से 2026 में अपने को बहुत जोरदार तरीके से वार करना और हर एक बच्चे का रीट क्वालिफाई होगा। और आपको मनोविज्ञान में मैंने जो पढ़ाया उसमें से 30 में से आपके 30 नंबर की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 25 से अबोव आपके नंबर आने के पूरे चांसेस है। क्योंकि आपके लिए जो मैं बेहतरीन कंटेंट ला रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए, आपकी इच्छा के अनुसार सिलेक्टिव कंटेंट ला रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े, तो आप हमारे चैनल से जल्द ही जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं, और ताकि उन्हें भी इस चीज़ से, या वो भी इस बात से वंचित नहीं रहे कि उन्हें बहुत अच्छे शिक्षक से, यानी बहुत अच्छी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके रीड के लिए, वो मिलने में असमर्थ रहें। तो वो भी ज़रूर अपने इस चैनल से जुड़े। तो शुरू करते हैं बच्चों, अपन वक्त गवाए बिना। अपना जो सिलेबस चल रहा है, अपना जो टॉपिक चल रहा है मनोविज्ञान का, अंदर मनोविज्ञान में अपन बहुत से टॉपिक के बारे में अपन हल कर लिए थे। अपन जो लास्ट क्लास में बच्चों जिस चीज़ की बात कर रहे थे, अपना जो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों जो टॉपिक चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था आपके व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्या क्या इसके प्रकार है, कौन कौन से बालकों में गुण होते हैं जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि इस बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर अपन ने बात कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बच्चों अपना रहेगा शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाएं। इनकी शिक्षण और अधिगम किस आधार पर शिक्षण और अधिगम होता है, एक बच्चों को किस तरीके से, बच्चों को शिक्षण का जो कार्य करेगा वो शिक्षक करेगा, अधिगम का है कि कार्य सीखे हुए ज्ञान को किस तरीके से बालक ग्रहण करेगा, इस चीज़ के बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो बच्चों रहेगा आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। क्या रहेगा बच्चों? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। भाई, शिक्षण किस प्रकार से शिक्षण अधिगम का आयोजन कराया जाता है, किस प्रकार से बालक को शिक्षण अधिगम होता है, यानी कि इस समाज के अंदर, इस सामाजिक वातावरण में जितने भी जो कार्य किए जाते हैं बच्चों, वो सारे क्या है कि अपने आप में क्या होते हैं। पहले तो क्या होती है, आपके सामने शिक्षण अधिगम कब होगा, जब आपके सामने किसी कार्य को करने में क्या आएगी, समस्या। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ आती है वो आती है आपके समस्या। समस्या क्या है? समस्या का, जब बालक या व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है, उसके बारे में विचार करता है कि इस समस्या का किस तरीके से मैं समाधान कर सकता हूँ, यानी कि वो चिंतन करते हुए समाधान करते हैं। तो पहले बच्चे के सामने आ गया कि समस्या, और समस्या आने से बच्चा क्या करेगा, चिंतन करेगा। ठीक है, और चिंता करने के बाद चिंतन के आधार पर वो क्या पालेगा, समाधान पालेगा।
यानी कि बच्चे के सामने समस्या आएगी, समस्या को देखकर समस्या जब उसके सामने समस्या आएगी तभी वह उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ करेगा, और चिंतन करने के बाद उसके अंदर क्या आएगा, बच्चों उसका समाधान ढूंढ लेगा या उसके समाधान की प्राप्ति हो जाती है। और शिक्षक द्वारा जो किया जाता है वो बच्चों उसे अपन कह सकते हैं शिक्षक। अब ये तो बच्चों किसी व्यक्ति के सामने एक सामान्य समस्या, ही समस्या के बारे में व्यक्ति ने उसका क्या किया, समाधान करने के लिए सोच विचार किया, सोचना विचारना। चिंतन का क्या मतलब, थिंकिंग, सोचना विचारना। या समझना, ठीक है। ये तीन चीज़, ये प्रोसेस उसके माइंड में घूमी, इस माइंड के अंदर, उसके माइंड में ऐसी चीज़ें आई कि अपने पास कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढने के लिए उसके अंदर कई प्रकार की चिंतन आई। जैसे हमारे सामने कई प्रकार की, अपन कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं उस समय से बहुत सी समस्या होती है कि अपन किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करेंगे, तो वो समस्या आती है। समस्या के बारे में फिर व्यक्ति क्या करेगा, मानसिक रूप से स्थिर रूप से उसका मानसिक यानी उसका मस्तिष्क एक्टिव होगा, और मस्तिष्क एक्टिव होकर वो उस समस्या से संबंधित सोच विचार करेगा, और विचार करने के बाद उसके माइंड में अचानक से समाधान आ जाएगा और उस कार्य का समाधान कर लेगा। और ये नॉर्मल प्रोसेस, और यही प्रोसेस एक शिक्षक के द्वारा की जाती है। भाई एक शिक्षक के सामने कोई समस्या, कोई बालक है, उसको पढ़ाना है, बालक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको किस तरीके से उस पर पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे, तो उसके लिए वो शिक्षक बहुत ढंग से यानी लंबा चिंतन, गहरा चिंतन करता है कि इस बच्चे को किस तरीके से शिक्षा से जोड़ सकता हूँ मैं, या किस आधार पर इसको पढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में वो चिंतन करता है। और शिक्षक द्वारा जो चिंतन किया जाता है उसे कहते हैं कि शिक्षक द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है आपके शिक्षण। यानी कि शिक्षक क्या करता है बच्चों, शिक्षण जो कार्य करता है, शिक्षक जो कार्य करेगा वो शिक्षण का कार्य करता है। दूसरी बात की थी अपन ने अधिगम, अधिगम का अपन ने बहुत पहले इसका अर्थ देख लिया था, यानी कि सीखे हुए ज्ञान का क्या हो जाना, सीखना होता है, और सीखे हुए ज्ञान का स्थायी परिवर्तन। वो क्या कहलाता है बच्चों, अधिगम कहलाता है। और बच्चों जब एक शिक्षक को, जब बालक को जो शिक्षक करवाता है, शिक्षक जब शिक्षण करवाता है तो उसके अंदर कैसा चिंतन पाया जाना चाहिए, उसके अंदर उच्च स्तरीय चिंतन होना चाहिए। उच्च स्तरीय चिंतन से तात्पर्य यानी कि उसके सामने जो बच्चे बैठे हैं उनसे अधिक जानकारी उसको होनी चाहिए, उनसे अधिक गहराई से वो जानना चाहता, जानकारी उसको होनी चाहिए। अब इसमें बच्चा क्या करता है, उसे जब उसको क्लास में पढ़ाना है उससे पहले वो चिंतन करेगा, और चिंतन में क्या करेगा, वह सोचेगा। क्या सोचेगा, क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। कब पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उसको सोचनी पड़ती है कि जब बच्चा एक शिक्षक के क्लास में जाता है उससे पहले उसके माइंड में पूरा माइंड मैप तैयार होता है, पूरा माइंड में, उसके माइंड के अंदर पूरा मैप तैयार होता है। उस आधार पर ये किया जाता है कि उसके मन में विचार पहले तो आना चाहिए कि क्या पढ़ाना। चलो भाई मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने जाऊँगा तो किसको मैं पढ़ाऊँगा, और कब मेरे को इसको पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, सोचता रहता है, ये सारी बातें सोचता है। और उसके बाद वो क्या करता है, आगे बढ़ना ही सार्थक चिंतन करता है। यानी इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर इसका परिणाम समझ के इसके अर्थ जवाब जानकर क्या करता है, आगे बढ़ता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, आपके सार्थक चिंतन। सार्थक शिक्षण होता है या सार्थक चिंतन होता है, ठीक है, जिसके आधार पर वो क्या करेगा, बालकों को क्या करवाने के लिए समर्थक, क्या करवाने के लिए योग्य रहेगा, अधिगम की। उसके अंदर ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या कारण है, इससे इनको क्या फ़ायदा है, क्या इनको नुकसान है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता विचारता है, और सोच विचार करके वो जो निर्णय लेता है, और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को वो सिखाता है, स्टूडेंट्स को वो अपना
अपने समझाता है तो वो क्या करता है बच्चों, आपके स्टूडेंट्स के लिए वो समाधान ढूंढता है और उसके लिए वो क्या करेगा बच्चों, शिक्षण का सहारा लेता है। उसे अपन क्या कहेंगे, शिक्षण। और बच्चों इस समय एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने समय बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी बातें उनको समझनी पड़ती है। एक शिक्षक को बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी देखनी पड़ती है, तब जाकर वो एक कक्षा के अंदर खड़ा रह सकता है। तो यानी कि बच्चे को, एक शिक्षक को शिक्षण करवाने के लिए संपूर्ण सावधानियाँ बरतनी पड़ती है और साथ में उसका जो चिंतन का जो स्तर है वो उच्च स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित एक परिभाषा की अपन बात करते हैं कि आपके डॉक्टर एन मुखर्जी हुए हैं, उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान है। यह तो कला है और विज्ञान है। यानी कि जो शिक्षक है, शिक्षण जो कार्य है वो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के सामने चाय का प्याला आ जाता है या चाय की कटोरी आती है तो उसको देखकर उसको पीने का प्रयास करता है, उसको स्वाद लगता है इसलिए वो पीता है। तो उसी प्रकार से जो आपका जो शिक्षण है वह भी क्या है, आपकी एक कला और विज्ञान है। एन मुखर्जी, गुप्त नहीं बेटा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान है। चाय के प्याले के समान है, चाय के प्याले के समान नहीं है। नहीं है, यह तो एक कला व विज्ञान है। यानी कि शिक्षण जो है ये एक प्रकार की कला है। ये नहीं कि शिक्षण हलवा नहीं है या चाय के प्याले के समान नहीं है जो उसको उठाया और पी लिया। शिक्षण एक कला है, उसके लिए व्यक्ति को खुद को ट्रेंड होना पड़ता है, खुद को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत से एक्सपीरियंस से उसको एक आपका कलेक्ट करना होता है, उसके बाद वो शिक्षण कार्य करवा सकता है। यानी कि शिक्षण कार्य नाम बहुत इसका सिंपल लगता है कि शिक्षण में कभी किसी बच्चे से पूछो तो वो बोलता है कि मैं कहीं भी पढ़ा लूँगा, लेकिन जब बीएड वाले बच्चों को देखते हैं, बीएड वाले बच्चों को बोलते हैं कि फाइनल ईयर से आपका माइक्रो टीचिंग करवानी है, तो वो बच्चे के वो पढ़ा नहीं पाते, वो केवल 5 मिनट ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो यानी कि शिक्षण आपको लगता बहुत आसान है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल तरीके से, बहुत ही संघर्षों के आधार पर इसको शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो ठीक है, बात कर रहे थे अपन बच्चों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर बच्चों सबसे पहले आपके सामने क्या होनी चाहिए, समस्या। और समस्या का समाधान ढूंढना है आपको। तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, चिंतन करोगे। और चिंतन करने के लिए आपको क्या करोगे, किसी बात को लेकर सोचोगे, विचार करोगे और उसको समझने का प्रयास करोगे। और जो कार्य शिक्षक द्वारा करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, और अधिगम किसे कहते हैं, सीखना को अधिगम कहते हैं। यानी कि सीखे हुए ज्ञान के मनुष्य के जीवन में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका अधिगम। उच्च स्तरीय चिंतन, यानी कि जब आप किसी बालक को या किसी कक्षा में शिक्षण करवा रहे हो तो आपके अंदर उच्च स्तरीय चिंतन होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे को क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी ये माइंड में सेट होनी चाहिए कि अपने को क्या क्या कार्य करना है। इससे संबंधित एक परिभाषा देते हुए आपके एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन मुखर्जी वो क्या कहते हैं कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो एक कला है, यह विज्ञान है। यानी कि शिक्षण कोई चाय के प्याले के या चाय के कटोरे के समान नहीं है जो उसको उठाया और पी लिया। शिक्षण एक कला है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षण क्या है। क्या है शिक्षण, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यानी कि ऐसा नहीं कि शिक्षण भाई मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, मैं आपको बोले जा रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ, तो उसे अपन शिक्षण नहीं कह सकते। शिक्षण वो है जिसमें एक दूसरे से व्यक्ति क्या करता हो, संप्रेषण करता रहो, एक दूसरे से वार्तालाप
करता हो या उन बातों को उसको समझने का प्रयास करता हो। यानी कि शिक्षण को क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसको अकेला आदमी नहीं कर सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति करने के लिए, उसके लिए इसको कार्य को करने के लिए आपके पास कम से कम 2 व्यक्ति तो होना आवश्यक है। यानी जब 2 व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया होती है होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है, आपके शिक्षण कहलाती है। यानी कि शिक्षण जो कार्य है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए उसके सामने 2 व्यक्ति होने चाहिए और 2 व्यक्तियों के बीच क्या होनी चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए जिनके मध्य क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। और उन 2 व्यक्तियों के बीच अब अंतःक्रिया डायरेक्ट भी नहीं हो सकती, उसके लिए एक और तीसरे की आवश्यकता होती है, जिसे अपन पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम या विषय वस्तु कहते हैं। ये इसका तीसरा चरण है। यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो एक प्रक्रिया के माध्यम से चलती है। इसको मुख्य रूप से बच्चों आपके 3 प्रकार की बताया गया है। शिक्षण क्या है बच्चों, शिक्षण कितने प्रकार का बताया गया है, 3 प्रकार का। पहला जो शिक्षण का प्रकार है वो है आपका शिक्षक। प्रकार नहीं बच्चों, ये चर है। शिक्षण के 3 चर हैं। यानी कि शिक्षण अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 चरण ज़्यादा मुख्य, 3 तत्व या 3 चरण ज़्यादा मुख्य होते हैं। 3 चर इसके क्या है, मुख्य हैं। पहला तो बच्चों आपके शिक्षक। भाई इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तभी संभव है जब उसका आपके सामने क्या हो, एक शिक्षक हो। दूसरा, अब शिक्षक का ही क्या करे, क्या अकेला शिक्षक कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके सामने क्या होना चाहिए, इस स्टूडेंट्स भी होने चाहिए, छात्र भी होने चाहिए। तो क्या होता है, शिक्षार्थी। तीसरी जो है बच्चों, तीसरा जो है वो आपका जो अंतिम जो तीसरा जो चर है वो है पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु। यानी कि ये वो माध्यम हो गया जिनके आधार पर आप क्या करोगे, अंतःक्रिया करोगे। ठीक है, ये जो चर है बच्चों ये मुख्य हैं, मुख्य भी कह सकते हैं इसको, प्रथम भी कह सकते हैं। मुख्य चर, प्रथम चर या सिखाने वाला। यानी कि इस प्रोसेस में, संपूर्ण प्रोसेस में इसका होना जरूर आवश्यक है। इसको अपन कह सकते हैं गौण चरण कह सकते हैं, या आश्रित चर भी कह सकते हैं। आश्रित, द्वितीय, सीखने वाला। यानी कि आश्रित चर उस चर को कह सकते हैं जिसमें बच्चों क्या होती है, आपके शिक्षार्थी होता है और वो क्या करता है, आपके अंतःक्रिया करता है, सीखने वाला होता है। आश्रित चर होता है और उसको दूसरा चर भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो या मध्य चर है जिसे कहते हैं अपन अंतःक्रिया। यानी कि एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के सामने बीच में कुछ पाठ्य वस्तु या कुछ विषय वस्तु होनी चाहिए जिसके बारे में वो चर्चा करे। जैसे आज मेरे को आपको शिक्षण अधिगम के बारे में आपसे चर्चा करनी है, तो मेरे पास आपके लिए एक विज़न, एक क्लियर है कि मेरे को आपको शिक्षण अधिगम के बारे में जानकारी करनी है, जानकारी देनी है। तो आपसे जो कनेक्ट हो रखा है वो ये है कि मैं आपको अंतःक्रिया किसके आधार पर करा रहा हूँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की आपको अंतःक्रिया करा रहा हूँ, वो और आप क्या कर रहे हो, अंतःक्रिया कर रहे हो। तो वो आपका होता है शिक्षण के 3 चर। आगे बात करते हैं बच्चों, एक मनोवैज्ञानिक हैं आपके मॉरिसन क्या कहते हैं, परिभाषा देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बताते हैं जिसमें क्या होता है, व्यक्ति यानी एक परिपक्व व्यक्ति, यानी कि जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, जो परिपक्व है, जिसको अपन कहते हैं शिक्षक। शिक्षक क्या करता है, अपने अंतर संबंधों में से, मतलब अपने बोलचाल से, अपने व्यवहार से किसी कम शिक्षक या अपरिपक्व बालक या विद्यार्थी को सिखाता है। वही क्या होता है, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ठीक है, परिभाषा देखते हैं अपन मॉरिसन की।
मोरिसन परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी कि परिपक्व कौन हो गया, शिक्षक। कम परिपक्व यानी कि कोई अधिक इंटेलिजेंट यानी अधिक परिपक्व व्यक्ति किसी कम या निम्न परिपक्व व्यक्ति को सिखाता है या पढ़ाता है या सिखाने का प्रयास करता है, तो वो क्या है आपका, क्या है बच्चों, वो आपके शिक्षण। जैक्सन क्या कहते हैं, जैक्सन परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, तो क्या बच्चों बात की शिक्षण क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस है। यह बच्चों ये प्रोसेस एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती, यानी कि एक व्यक्ति होता है वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने आप को परिपक्व कर सकता है लेकिन वो किसी अन्य को परिपक्व नहीं कर सकता। ये बच्चों दो व्यक्तियों के मध्य क्या होनी, एक होने वाली क्या है, अंतःक्रिया है, जिसे क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ये दो तो मुख्य यानी एक दो व्यक्ति तो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यानी किसी भी टॉपिक पे वो बात करे होंगे तो उन्होंने क्या किया है, शिक्षण किया है। फिर बच्चों इसके बाद बात करते हैं शिक्षण के 3 चरण बताए गए हैं आपके, एक तो शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है, एक पाठ्य पुस्तक होता है। शिक्षक से तात्पर्य नहीं, पहला चरण होता है, इसे मुख्य चरण भी कह सकते हैं, इसको प्रथम चरण भी कह सकते हैं, या इसे सिखाने वाला भी कह सकते हैं। दूसरा है आपके शिक्षार्थी, जिसे अपन आश्रित चरण भी कह सकते हैं या सीखने वाला भी कह सकते हैं। तीसरा है आपके पाठ्य पुस्तक, विषय वस्तु या अंतःक्रिया, ठीक है, यानी कि इसके बिना ये कार्य संभव नहीं है और शिक्षक के बिना ये क्या है आपके प्रोसेस अधूरी मानी जाती है। मोरिसन क्या कहते हैं, मोरिसन कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षक कम परिपक्व व्यक्ति यानी विद्यार्थी को सिखाता है, ठीक है। जैक्सन की परिभाषा देखते हैं बच्चों अपन। जैक्सन में क्या कहते हैं, जैक्सन कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है आपके एक परिपक्व व्यक्ति आपके अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षार्थी के द्वारा क्या करता है, अंतःक्रिया। उन्होंने भी ये सेम सी परिभाषा दी, उन्होंने कहा जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक निम्न परिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षार्थी या बालक अंतःक्रिया द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। सिखाने का क्या करता है बच्चों, प्रयास करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों अपन शिक्षण एक प्रोसेस, इसके बारे में बात करें। आगे बात करेंगे बच्चों शिक्षण प्रक्रिया के दृष्टिकोण, यानी कि किस किस दृष्टिकोण में शिक्षण प्रक्रिया को क्या समझा जाता है। पहला बात करते हैं बच्चों भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है, भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि शिक्षण क्या है बच्चों, द्विमुखी प्रक्रिया है।
शिक्षण क्या है बच्चों? द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके दो मुख कौन कौन से? एक तो शिक्षक है, एक शिक्षार्थी। भारत के अंदर लोग, भारतीय जो लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शिक्षण क्या है आपका? शिक्षक आपका प्रथम चर है, और दूसरा जो आपका है शिक्षार्थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ आपका अपना एक दूसरे के साथ तालमेल के आधार पर ये क्या करते हैं? शिक्षण का कार्य करते हैं। या आगे बात करते हैं आधुनिक या पाश्चात्य दृष्टिकोण। आधुनिक या पाश्चात्य दृष्टिकोण से तात्पर्य नहीं कि आधुनिक या पाश्चात्य दृष्टिकोण ये कहता है कि शिक्षण क्या है बच्चों? त्रिमुखी प्रक्रिया है, थर्ड डायमेंशन प्रोसेस। त्रिमुखी में कैसे बच्चों? त्रिमुखी में देखो, एक तो आपका शिक्षक शामिल है, दूसरा आपका शिक्षार्थी हो गया, तीसरा जो है वो आपका है बच्चों आपका पाठ्यक्रम। यानी कि पाश्चात्य दर्शन क्या कहता है कि जो शिक्षण है वो बच्चों आपके त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। ये जो अवधारणा देने वाले थे, पहली अवधारणा, ये अवधारणा देने वाले थे आपके बीएस ब्लूम। ये अवधारणा कौन देते हैं बच्चों? आपके बीएस ब्लूम ये अवधारणा देते हैं, और इसे अपन कह सकते हैं आपको संकुचित अवधारणा। ठीक है, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यानी कि जो बीएस ब्लूम में ये कहते हैं कि शिक्षण जो आधुनिक जो शिक्षण है वो आपके त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसमें आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों आवश्यक है। और आपके फिर दूसरे जो मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके जॉन डेवी। जॉन डेवी क्या कहते हैं? जॉन डेवी ने भी बच्चों त्रिमुखी प्रक्रिया ही बताई है। लेकिन इसने पाठ्यक्रम की जगह जो शब्द यूज लिया है वो है बच्चों, इसको समाज को उसने ऐड किया है। इसके अंतर्गत बताया गया है इन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी प्लस समाज। ये उदाहरण आपके जॉन डेवी ने दी, और इन्होंने कहा कि जो शिक्षण है वो बच्चों आपके क्या है? शिक्षण एक आपके शिक्षण जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो बच्चों अपन बात करते हैं शिक्षण अधिगम के बारे में। और शिक्षण अधिगम के बारे में अपन ने बात की शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण। क्या दृष्टिकोण है बच्चों? भारतीय दृष्टिकोण ये कहता है, भारतीय मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि शिक्षण क्या है बच्चों? आपके द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंदर आपके शिक्षक और शिक्षार्थी दो ही पहलू सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन आधुनिक या पाश्चात्य दर्शन की जब बात करते हैं तो आपके दो मनोवैज्ञानिक आते हैं, आपके बीएस ब्लूम और एक आपका जॉन डेवी। बीएस ब्लूम क्या कहते हैं कि बच्चों शिक्षण क्या है? तीन त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसके तीन मुख कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। और इसी अवधारणा को अपन संकुचित अवधारणा कह सकते हैं। फिर बच्चों आपके बात करते हैं आपके जॉन डेवी। जॉन डेवी भी यही कहते हैं कि शिक्षण क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया। यानी कहते तो ये भी यही है कि शिक्षण क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया। लेकिन ये क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम की जगह पर क्या लेते हैं? पाठ्यक्रम की जगह लेते हैं ये आपके समाज। इसलिए जब यहाँ समाज आ जाता है तो ये क्या बच जाता है? शिक्षण का व्यापक दृष्टिकोण बन जाता है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इस आधार पर बच्चों अपन देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों शिक्षण की प्रक्रिया के कितने उपागम है, कितने उपागम है, जिसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को फॉलो किया जा सकता है। इनके बारे में बच्चों अपन अपनी जो अगली जो क्लास होने वाली है उसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, नमस्कार, राधे राधे, राम राम।